इस सीरीज में हम इकोनॉमिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। 38वीं के बाद से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 69 तक उसको हम डिस्कस करेंगे, उसके कंसेप्ट्स को समझेंगे जो भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, और जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है उसको 71वीं बीपीएससी के लिए करंट फैक्ट से अपडेट करके प्रिपेयर करेंगे। तो पहले सेशन में हमने 3 टॉपिक को डिस्कस किया था, नेचर एंड स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसको डिस्कस किया, उसके कंसेप्ट्स को समझा, कुछ अपडेटेड फैक्ट्स को हमने देखा। फिर उसके बाद हमने नेशनल इनकम और सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड एक जो क्वेश्चन आया है उसको डिस्कस किया। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट से क्या क्वेश्चन पूछ सकता है उसको भी हमने डिस्कस किया है। आज के सेशन में हम एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, कृषि एवं संबंधित क्षेत्र जो हैं उसको डिस्कस करेंगे, और एक क्वेश्चन है हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से रिलेटेड, तो उस क्वेश्चन को भी हम डिस्कस करेंगे, उसके कंसेप्ट को समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन कैन प्रोवाइड इम्प्रूवमेंट इन इंडियन एग्रीकल्चर। तो इंडियन एग्रीकल्चर का जो स्ट्रक्चर है उसकी अपनी कुछ खामियां हैं, कुछ इश्यूज हैं, जिसमें से पहला है हमारा स्मॉल एंड फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स। इससे क्या इश्यूज आते हैं? अगर कोई लैंड जो हमारा एग्रीकल्चरल लैंड है उसका साइज़ अगर छोटा है तो आपका इनपुट कॉस्ट जो है वो बढ़ जाता है। आप अगर मशीन्स का यूज़ करना चाहें तो वो नहीं कर पाते क्योंकि वो वायबल नहीं होता, उसके लिए आपको लार्ज एरिया ऑफ लैंड चाहिए होता है। फिर उसके बाद आप किसी एक क्रॉप को कमर्शियली नहीं यूज़ कर सकते। तो जो पर कैपिटा हमारा लैंड का अवेलेबिलिटी है वो कम है क्योंकि हमारा जनसंख्या ज़्यादा है और वो इंटेंसिव यूज होता है, लेकिन उससे आप ज़्यादा इनकम नहीं जनरेट कर सकते। तो जो हमारा स्मॉल एंड फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स है ये एक चैलेंज है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एश्योर्ड क्वालिटी सीड्स टू फार्मर, यानी गुणवत्ता वाले बीज अगर हम वितरण करते हैं किसानों को तो उससे हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। फिर उसके बाद लैक ऑफ मैकेनाइजेशन, एक्चुअली प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए मैकेनाइजेशन का ज़रूरी है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 है, क्योंकि ये हमारे अब एग्रीकल्चर सिस्टम में नहीं है और ये एक्चुअली प्रेजेंट है, तो ये दोनों ही नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर हमारा ओनली टू सी। आंसर मैंने पहले ही कहा है कि वो दिया रहेगा, लेकिन हमारा पर्पस है यहाँ के कंसेप्ट्स को समझना। सेकेंड क्वेश्चन, द पीरियड ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप ईयर, भारत में कृषि फसल वर्ष की अवधि है। देखो हमारा जो ड्यूरेशन है ना वो जुलाई से लेकर जून तक है। अब रीज़न क्या है ये रखने का कि इसी वक्त हमारे देश में मैक्सिमम जगह मानसून रहता है और हमारा देश बेसिकली मानसून डिपेंडेंट है। अगर एग्रीकल्चर सिस्टम की स्पेशली बात करें तो 70% आज भी हमारा जो एग्रीकल्चर है वो मानसून डिपेंडेंट है। तो इसीलिए हमारा जो एग्रीकल्चर ईयर का रखा गया है ड्यूरेशन वो जुलाई से रखा गया, और प्रॉपर उसका जो एग्जैक्ट डेट अगर आप देखोगे तो वो 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक रहता है। इसी में आप देखोगे सबसे पहला हमारा खारिफ सीज़न आता है, फिर राबी सीज़न आता है, और उसके बाद एक छोटा होता है जैद, जो कि खारिफ हमारा समर गर्मियों का हो गया। और ये एक्चुअली जो सोइंग पीरियड होता है ना, ये क्लासिफिकेशन किया गया है कि कौन से क्रॉप्स वाटर इंटेंसिव है और कौन सी फसल को कम चाहिए होता है टेम्परेचर और वाटर अवेलेबिलिटी। तो उसके बेसिस पे ये हमारे 2 सीज़न हो गए, और उसके बाद है हमारा जैद। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 1 जुलाई से 30 जून तक। तीसरा, जो हमारा साइज ऑफ मार्जिनल एग्रीकल्चर लैंड होल्डिंग्स इन इंडिया, तो इसका पहले कंसेप्ट को समझ लेते हैं। जो हमारा एग्रीकल्चरल लैंड होल्डिंग है, यानी इसका जो कैटेगरी दिया हुआ है लैंड होल्डिंग के साइज का, वो हमारा 5 है। कौन कौन से? एक है हमारा मार्जिनल, फिर स्मॉल, फिर सेमी मीडियम, फिर मीडियम, फिर लार्ज। ठीक है, तो मार्जिनल हमारे क्या होता है? लेस देन 1 हेक्टेयर, स्मॉल 1 से 2 हेक्टेयर, सेमी मीडियम 2 से 4 हेक्टेयर, मीडियम 4 से 10 हेक्टेयर, और लार्ज मोर देन 10 हेक्टेयर। ये आपको याद रखना है। तो इसके हिसाब से क्या होगा? जो मार्जिनल है हमारा लेस देन 1 हेक्टेयर। द एवरेज साइज ऑफ एग्रीकल्चर लैंड होल्डिंग इन बिहार इज हाइयर देन दैट ऑफ अदर स्टेट। देखो जो सबसे कम हमारा एग्रीकल्चरल लैंड होल्डिंग का जो साइज है वो केरल का है, उसके बाद बिहार का है, यानी सेकेंड लोएस्ट हमारा बिहार का है। केरल का अगर आप देखोगे तो 0.18 हेक्टेयर है, बिहार का 0.39 है।
ठीक है, और हाईएस्ट जो है वो नागालैंड का है, उसका 5 हेक्टेयर का साइज है। करेक्ट आंसर सेकेंड टू लोएस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिटरमाइंस मिनिमम सपोर्ट प्राइस इन इंडिया? ये हमारा CACP है, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। तो एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस कमीशन यही है एक्चुअली में। ये रिकमेंड करता है, ये डिटरमाइन करता है कि कितना होना चाहिए MSP। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स को, जैसे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, फिर इसी में एक्चुअली डिबेट चला हुआ है कि हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास कौन सी विधि होनी चाहिए, कौन सा तरीका होना चाहिए। तो एक A2 होता है, एक A2+FL होता है। तो ये सारे अलग अलग चीज़ें हैं। तो इसको याद रखना है आपको कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो रिकमेंड करता है CACP, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, जो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग है, वो रिकमेंड करेगा। लेकिन जो फाइनल डिसीजन जो अथॉरिटी है लेने का, वो कौन लेता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट्स। इसमें बताना है कि सबसे ज़्यादा राइस का प्रोडक्शन कौन सा स्टेट करता है। ठीक है, तो अगर प्रोडक्शन देखोगे तो सबसे ज़्यादा अभी का करंट ट्रेंड मैं बताता हूँ, करंट यानी 2024-25 के जो इकोनॉमिक सर्वे हैं उसके बेसिस पे अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश है, फिर उसके बाद तेलंगाना है, फिर वेस्ट बंगाल है, फिर पंजाब है। ये आपको याद रखना है। बिहार का 8th पोजीशन है राइस प्रोडक्शन में ओवरऑल। तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, फिर तेलंगाना, फिर वेस्ट बंगाल, फिर पंजाब। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसका आंसर को रहने देते, ये अपडेटेड फिगर आपको याद रखना है। नाउ, इन विच स्टेट इन इंडिया द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ कॉटन इज़ द हाइएस्ट? कॉटन के बारे में पहले कुछ बातें आपको बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो यह हमारा एक खारिफ क्रॉप है। ठीक, फिर उसको हम, इसका जो कमर्शियल वैल्यू की वजह से इसको वाइट गोल्ड भी कहा जाता है। इंडिया का जो एरिया है, एरिया कॉटन प्रोडक्शन के लिए, वो वर्ल्ड में हाईएस्ट है और वर्ल्ड वाइड सेकेंड रैंक है इंडिया का कॉटन प्रोडक्शन में। तो इन सारी बातों को आपको याद रखना है। नाउ, अब आते हैं कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा कॉटन का प्रोडक्शन कहाँ होता है। कॉटन सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, आपको ये याद रखना है, सबसे ज़्यादा कॉटन का प्रोडक्शन महाराष्ट्र में होता है। वर्ल्ड वाइड इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट चाइना है, और लगभग 24% ग्लोबल प्रोडक्शन है इंडिया में कॉटन का, और वर्ल्ड का जो टोटल एरिया है उसका 39% लगभग इंडिया में है। यानी इंडिया का जो कॉटन ग्रोइंग एरिया है वो वर्ल्ड का, अगर कॉटन ग्रोइंग एरिया का परसेंटेज देखोगे तो 39% कॉन्स्टिट्यूट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब द नेचर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन द लेट 60s ऑफ द 20th सेंचुरी? 20वीं सदी के 60 के दशक की हरित क्रांति का स्वरूप उपयुक्त रूप से दर्शाता है। तो देखो, मेन क्या था इसमें कि हम हाई HYV सीड्स, जो हाई यील्डिंग वैरायटीज़ थे बीज के, उसको यूज़ करते थे, और इसको इस्तेमाल में लाने के लिए आपके पास मतलब ये फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स, इसका इंटेंसिव यूज़ होता था। ठीक है, और इसमें वाटर का प्रॉपर जो इरिगेशन होना चाहिए वो इसके लिए रिक्वायर्ड था। तो वाटर की अवेलेबिलिटी, फर्टिलाइज़र एवं पेस्टिसाइड्स, इनका इंटेंसिव यूज़ था। तो ये किस वजह से है, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक जो है, नेचर जो बात कर रहा है यहाँ पे ग्रीन रिवॉल्यूशन का, वो है हमारा सीड फर्टिलाइज़र वाटर टेक्नोलॉजी। ठीक है, द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एंड इट्स रिलेटेड सेक्टर इन इंडियाज़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज़। देखो, अगर एग्रीकल्चर की बात करें ना, तो लगभग ये आपका 18% के करीब कंट्रीब्यूट करता है, और 18% ये कंट्रीब्यूट करता है, और लगभग 45% लेबर फोर्स को एकोमोडेट करता है। ठीक है, ये दो फिगर आपको याद रखने हैं। सबसे जो इम्पॉर्टेंट है कि 18% हमारे GDP में कंट्रीब्यूशन है, लेकिन 45% वर्क फोर्स एग्रीकल्चर सेक्टर में है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। तो यहाँ पे एक सबसे पहला चीज़ समझना है कि जो खाद्य सुरक्षा की हम बात करते हैं, फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है। फूड सिक्योरिटी का ये मतलब है, इसके तीन मेन एस्पेक्ट्स हैं। पहला कि सबसे पहले फूड अवेलेबल है कि नहीं, यानी अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स, ठीक है। दूसरा, अगर फूड अवेलेबल है तो वो एक्सेसिबल है कि नहीं, यानी लोगों के पास वो पहुंच पा रहा है कि नहीं। तीसरा, अगर पहुंच रहा है तो लोग उसको अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं। तो तीसरा है अफोर्डेबिलिटी। तो फूड सिक्योरिटी का मतलब यही हो गया कि फूड ग्रेन अवेलेबल है कि नहीं, वो लोगों के लिए एक्सेसिबल है कि नहीं, और अवेलेबल है और एक्सेसिबल है तो लोग उसको अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं। तो ये आपको याद रखना है। तो 2007 में भारत सरकार ये स्कीम लेके आई थी, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, जिसमें वीट, राइस और पल्सेस की ही बात करी गई है, उसमें ऑयल सीड्स नहीं है, ठीक है। नाउ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फूड मैनेजमेंट इन इंडिया। तो फूड मैनेजमेंट जैसे मैंने ऊपर डिस्कस किया कि कैसे, और वही हमारा फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया प्रोक्योर करता है, और राशन शॉप यानी जिसको फेयर प्राइस शॉप भी कहा जाता है, उसके थ्रू जिनके पास जो कार्ड्स होते हैं, राशन कार्ड्स, उनको सब्सिडाइज्ड रेट पे फूड ग्रेन दिया जाता है। तो उसमें यही है, बफर स्टॉक को मेंटेन करना है, फूड ग्रेन को परचेज करना, उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन उसका एक्सपोर्ट वाला कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा एक्सपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन है। In which year did annual average growth rate at constant price of agriculture and allied sectors turns negative? ये चूंकि काफ़ी पुराना है, उस वक्त के हिसाब से 2002-03 है, बट अभी आप देखोगे तो 2014-15 का जो हमारा फिनेंशियल ईयर था, इसमें -0.2% से हमारा एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट रहा है। तो आपको ये ईयर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेनफॉल इंश्योरेंस, जिसको हम लोग वर्षा बीमा भी कहते हैं, इज ऑफर्ड बाय एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। द स्कीम वाज लॉन्च्ड इन द साउथ वेस्ट मानसून पीरियड ड्यूरिंग द ईयर 2007। ये ईयर गलत है, ये आई थिंक 2004 में इस्टेब्लिश हुआ था। अभी इसका ज़्यादा रेलेवेंस नहीं है, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, ये ऑप्शन रॉन्ग है, 2004 में हुआ था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस कॉलम को मैच करना है कि हमारा राष्ट्रीय कृषि नीति, ये हमारा 2000 में आया था। फिर उसके बाद है जो मरीन फिशरी पॉलिसी, समुद्री मत्स्य नीति, ये हमारा जो लेटेस्ट है वो 2017 में है। फिर जो हमारा न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, यानी नई विदेश व्यापार नीति, ये हमारा 2023 में लाया गया। इसका दो मेन एस्पेक्ट्स आपको याद रखना है कि 2030 तक हमारा टारगेट है एक्सपोर्ट का $2 ट्रिलियन, डॉलर 2 ट्रिलियन, ठीक है। और इसमें हमारा डिस्ट्रिक्ट लेड एक्सपोर्ट की बात करी गई है कि जो भी डिस्ट्रिक्ट का जो भी प्रोडक्ट हमारा एक्सपोर्ट क्वालिटी का है, उसको एक्सपोर्ट करना है। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स थे जो हमारे नई विदेश व्यापार नीति है उसके तहत। अभी का जो हमारा फिनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, वो 16th फिनेंस कमीशन है, जिसका टाइम पीरियड है 1 अप्रैल 2016 से लेकर 31 मार्च 2031। इसके जो चेयरमैन हैं वो अरविंद पनगारिया भी हैं, जो कि नीति आयोग के पहले वाइस चेयरमैन थे। वाइस चेयरमैन कैबिनेट रैंक के जो मिनिस्टर होते हैं उसके इक्विवेलेंट होते हैं। तो ये फैक्ट्स आपको इस क्वेश्चन के याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ वेल्थ इन बिहार एट प्रेजेंट। ये काफ़ी हो सकता है पुराना कुछ क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखने का, इसका दो नज़रिया है। एक, जो हमारा बिहार का जीएसडीपी है, ठीक है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसमें लगभग अगर आप देखो तो 3 सेक्टर हमारे मेन हैं। प्राइमरी यानी मेनली हमारे बिहार में एग्रीकल्चर डोमिनेटेड ही है। फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल या मैन्युफैक्चरिंग कह लीजिए। तीसरा है हमारा सर्विसेज। तो सर्विसेज सेक्टर
की अगर बात करें तो जीएसडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन लगभग 58.6% है, मैन्युफैक्चरिंग का 21.5% है और एग्रीकल्चर 19.9% है। यानी लगभग 20% आप इसको याद रख सकते हैं, 21% और 59%। ये तो हो गया कि स्टेट के जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन है। लेकिन वही अगर आप मुख्य आय की स्रोत की बात करोगे, मैक्सिमम लोग डिपेंडेंट किस पे हैं, तो वो हमारा एग्रीकल्चर है। तो क्वेश्चन के लैंग्वेज को अच्छे से पढ़िएगा, जैसा पूछा रहेगा वैसा आपको आंसर देना है। द एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया प्रोवाइड्स डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट टू व्हाट परसेंट ऑफ लेबर फोर्स। जैसा मैंने पहले डिस्कस किया था कि लगभग 18% हमारे देश के जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है एंड 45.6% है ये हमारा कंट्रीब्यूट करता है, लेबर फोर्स को एकोमोडेट करता है एक्चुअली एग्रीकल्चर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाईएस्ट वीट जो हमारा प्रोड्यूस होता है वो कौन से राज्य में होता है? तो वीट की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा हमारा उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर पंजाब, फिर हरियाणा। आपको ये सीक्वेंस याद रखना है। इसका आंसर अभी भी उत्तर प्रदेश ही है। और ट्रेंड की बात करेंगे टॉप 4 स्टेट्स में, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, आपको ये याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू फोर्थ एडवांस एस्टिमेट व्हाट इज द टोटल प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन इंडिया इन द ईयर 2021। तो अगर देखो ये फिगर, अब ये तो पुराना हो गया, लेकिन अभी जो लेटेस्ट फिगर की अगर हम बात करें तो 3 हमारे जो मेजर टॉप 3 प्रोडक्शन जिन क्रॉप्स का हुआ है उनका आपको फिगर याद रखना चाहिए, जिसमें सबसे पहले राइस, फिर वीट और मेज़, मक्का। तो राइस का हमारा है 1367 LMT यानी लाख मेट्रिक टन है। जो वीट है वो हमारा 1129 है LMT और मेज है 356 LMT। तो आपको ये फिगर तीनों का याद रखना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कभी भी पूछ सकता है। राइस 1367 LMT लाख मेट्रिक टन, वीट गेहूं की पैदावार 1129, मेज 356। मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया आर यूजलेस। यूजलेस ये शब्द तो यूज़ नहीं करना चाहिए, अनएम्प्लॉयड ज़्यादा बेहतर है। तो वो हमारे एग्रीकल्चर में है। जैसे पहले भी मैंने सेशन में डिस्कस किया था, मैं फिर से डिस्कस कर देता हूँ। देखो एग्रीकल्चर में जो 2 टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है वो कौन कौन सा है? एक हमारा सीजनल, दूसरा डिस्गाइज्ड। सीजनल तो पता ही है कि जब खेती, जब फसल करने का जब समय रहता है तब लोग फील्ड पे काम करते हैं, फिर जैसे ही वो समय पूरा हुआ वो लोग बेरोजगार हो जाते हैं। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में क्या है कि ज़रूरत से ज़्यादा लोग अगर एक जगह पे काम कर रहे हैं, जितना रिक्वायर्ड नहीं है, अगर उससे ज़्यादा ह्यूमन फोर्स वहाँ काम कर रहा है तो उसको हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। यानी ज़रूरत से ज़्यादा लोग अगर कहीं काम कर रहे हो तो। द फील्ड ऑफ लैंड रिफॉर्म इन इंडिया डज नॉट इंक्लूड। इसके बारे में तो काफ़ी लोगों ने पढ़ा है। इसका मेन पर्पस ही यही था कि अपना एग्रीकल्चर का जो स्ट्रक्चर है उसको कैसे ठीक करे कि हमारा प्रोडक्शन बढ़े, और उसमें जो भी बहुत सारे एग्रीकल्चर सिस्टम से रिलेटेड जो प्रॉब्लम था उसको ठीक किया गया। जैसे जो लैंडलेस लोग थे, जिनके पास ज़मीन नहीं थी, उनको ज़मीन देने की बात करी गई। और इसके साथ साथ जो टेनेंसी रिलेटेड और जो लैंड सीलिंग से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें हमारा लैंड रिफॉर्म का हिस्सा था। इसी से रिलेटेड हमारा फर्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था वो लाया गया था। यानी जो भी लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड लॉज थे वो लाया गया। जो हमारा 9th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का वो ऐड किया गया। इसमें लैंड रिलेटेड जो भी हमारा लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड जो कानून थे वो रखा गया ताकि उनका जुडिशियल रिव्यू ना हो सके। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सक्सेस ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ। जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि HYV सीड्स का रहना ज़रूरी है, इसके बिना ये दोनों कोई काम के नहीं है। ठीक है, जब ये रहेगा तभी ये होगा। ठीक है, नाबार्ड
नाबार्ड हमारा, नाबार्ड का मतलब क्या है? फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रीफिनेंस एंड डेवलपमेंट। नाबार्ड से ये हमारा 1982, ये ईयर याद रखिएगा, ये अक्सर पूछता है, 1982 में इस्टेब्लिश किया गया था। और ये सिक्स्थ हमारा जो 5 ईयर प्लान था उसमें लाया गया था श्रीमती इंदिरा गांधी, जो हमारी प्राइम मिनिस्टर थी, लेट इंदिरा गांधी, उनके द्वारा। अब इसका पर्पस क्या है ये इस बैंक का? ये बैंक क्या करती है? ये एक रीफिनेंस यानी पुनर्वित्त एजेंसी है। मतलब ये बैंक्स को लोन देती है और फिर बैंक आगे जो एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर और जो रूरल डेवलपमेंट है, इसका जो प्राइम मैंडेट है वो रूरल डेवलपमेंट है। अब चूंकि हमारा आज भी जो रूरल एरिया है वो कृषि प्रधान है, वहाँ पे एग्रीकल्चर डोमिनेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इसीलिए इसका मेजर जो क्रेडिट है वो एग्रीकल्चर को जाता है, लेकिन इसके साथ साथ रूरल डेवलपमेंट को ये कैटर करता है। इसका जो प्रीडिसेसर था वो मैंने बताया, एग्रीकल्चर रीफिनेंस एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम, 1982 में स्टैब्लिश किया गया था, सिक्स्थ 5 ईयर प्लान में लाया गया था। तो ये बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए लाया गया है। नेम द एपेक्स लेवल बैंक फॉर प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चर रीफिनेंस, जैसा हमने डिस्कस किया, वो हमारा नाबार्ड है। फिर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच 5 ईयर प्लान, वो हमारा सिक्स्थ 5 ईयर प्लान है, 1982 में लाया गया था। ये ईयर आपको याद रखना है। तो हमने आज एग्रीकल्चर वाला सेशन देख लिया और एक क्वेश्चन है हमारा ह्यूमन कैपिटल, ये माफ़ कीजिएगा थोड़ा क्लियर नहीं है बट मैं पढ़ दे रहा हूँ आपके लिए। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एज अ कंसेप्ट इज बेस्ट एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ, मानव पूंजी निर्माण के बारे में ये सवाल है। अगर आप इसका कंसेप्ट जान लेंगे तो ये आंसर इसका आप खुद बता सकते हैं। तो देखिए ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? ह्यूमन कैपिटल या फिर इसको मानव पूंजी, ये कैसे बनता है? सबसे पहले तो आपका ह्यूमन का रहना ज़रूरी है, यानी पॉपुलेशन आपके पास होना चाहिए। तो पॉपुलेशन कौन सा? जो वर्किंग एज ग्रुप में है, यानी 15 से लेके 64 ईयर्स तक का जो एज ग्रुप है वो हमारा वर्किंग पॉपुलेशन है। लेकिन आप ये बताइए कि अगर हमारे पास, इसी को हम डेमोग्राफिक डिविडेंड भी कहते हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड, कि हमारे यंग पॉपुलेशन जो वर्किंग एज पॉपुलेशन कितनी है। ठीक है, अब जो ये हमारा पॉपुलेशन है वो कैपिटल यानी आपका पूंजी कब बनेगा? यानी इसी पॉपुलेशन में अगर आप पॉपुलेशन को लिटरेट कर दो, उनको हेल्दी बना दो, उनको स्किल्स दे दो, तभी ये पॉपुलेशन आपके लिए एसेट्स बनेंगे। लेकिन यही पॉपुलेशन अगर मतलब अनएम्प्लॉयड रहे, बेरोजगार रहे किसी भी रीज़न से, तो ये आपके लिए एक लायबिलिटी बन जाएंगे। ठीक है, तो मानव पूंजी का निर्माण तभी होगा जब आपके देश में वर्किंग एज पॉपुलेशन हो और वर्किंग एज पॉपुलेशन के पास वो स्किल सेट हो, वो लिटरेसी हो, वो साक्षरता हो और उनका जो हेल्थ है वो ठीक रहे, तो ये हमारा मानव पूंजी का निर्माण करते हैं। तो अगर इसका आप ऑप्शन देखोगे तो इसमें बोलता है कि देशवासियों द्वारा अधिक पूंजी का संचय करना, दूसरा ऑप्शन है ज्ञान स्तर बढ़ाना, कौशल स्तर बढ़ाना, और तीसरा है कि देशवासियों के ज्ञान, कौशल और क्षमताओं को बढ़ाना। तो ये दोनों इसमें इम्प्लिसिट हैं, तो ज़्यादा जो मोस्ट सूटेबल ऑप्शन होगा वो हमारा होगा देशवासियों के ज्ञान, कौशल और क्षमताओं का विकास करना, उसको बढ़ाना। तभी हमारा ह्यूमन पॉपुलेशन जो है, जो डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे पास है, वो हमारा मानव पूंजी यानी ह्यूमन कैपिटल बन सकता है। तो आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं और आने वाले सेशन में हम कोशिश करेंगे कि और भी ज़्यादा क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा कवर करके जल्द से जल्द आपके सामने लेके आया जाए। तो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।